तो आज हम यहाँ पर जो है डॉट नेट 8 जो है उसकी सीरीज़ को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। फिलहाल आज जो मैंने आपको कल कहा था कि दैट आप डाउनलोड क्या करेंगे, डॉट नेट 8, ठीक है। तो पहले हम देखेंगे कि डॉट नेट की थोड़ी सी कुछ हिस्ट्री देख लेते हैं कि डॉट नेट 8 जो है डॉट नेट 8 से पहले क्या था। तो फर्स्ट यहाँ पर अगर आप देखिए, मैंने यहाँ पर लिखा डॉट नेट 8 डाउनलोड, तो यहाँ पर डॉट नेट आ जाता है। लेकिन अभी देखिए, अभी जो मैंने कल भी कहा था आपको कि जो LTS है, लॉन्ग टर्म सपोर्ट, वो किसका है, डॉट नेट 8 का ही। इससे पहले डॉट नेट 7 था, उससे पहले डॉट नेट 6 और उससे पहले डॉट नेट 5। देखो, ये जो डॉट नेट 5 के टाइम पे इन्होंने इसको पूरी तरह से नया लिखा था। उससे पहले होता था डॉट नेट फ्रेमवर्क। क्या होता था, डॉट नेट फ्रेमवर्क। तो डॉट नेट फ्रेमवर्क वाज लाइक डॉट नेट 2, 3, 4.5। उसके बाद जैसे ही डॉट नेट 5 आया, उसके बाद इनको लगा कि नहीं, ये तो आगे मतलब जाएगा नहीं, ये आगे स्केल नहीं करेगा, तो इन्होंने इसकी जो टोपोलॉजी है उसको चेंज कर दिया, ठीक है। इन्होंने टोटली इसको नए से लिखा, नए सिरे से इन्होंने लिखा, और इन्होंने फिर लाया डॉट नेट कोर, ठीक है, डॉट नेट कोर। तो डॉट नेट कोर जो है उसमें क्या था, उसमें आप ये कह सकते हो कि दैट डॉट नेट कोर जो है उसमें मल्टीपल टेक्नोलॉजीज जो थी उनको एक ही जगह पे कंबाइन किया गया था। आप समझ रहे हो, यानी कि डॉट नेट 5 जो है, यानी कि जिसको हम कहते हैं क्या, डॉट नेट, उससे पहले क्या था, डॉट नेट फ्रेमवर्क। लेकिन जो डॉट नेट फ्रेमवर्क है और जो डॉट नेट कोर है, देयर इज एन लॉट्स ऑफ डिफरेंस इन बिटवीन देम। डॉट नेट कोर एक नई टेक्नोलॉजी है, एंड उससे पहले डॉट नेट 5 से पहले क्या नाम था इसका, डॉट नेट फ्रेमवर्क। देखो, कभी कभी जब जॉब्स निकलती है ना, तो आप वहाँ पर देखते हो कि दैट वहाँ पर लिखा होता है डॉट नेट फ्रेमवर्क। तो वो याद रखना, वो डिफरेंट चीज़ है, और जो आप सीख रहे हो वो डिफरेंट है। आप सीख रहे हो डॉट नेट कोर, जबकि वो जो है, वो जो चीज़ें थी वो क्या था, वो था डॉट नेट फ्रेमवर्क। 4.5 तक था वो। कब तक, 4.5 तक। उसके बाद जैसे ही डॉट नेट 5 आया, तो इन्होंने इसकी सारी टेक्नोलॉजीज जो है वो चेंज कर दी, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द टेक्नोलॉजीज अब आप आज देखते हो ना कि इसमें क्या क्या है। देखो, मैं आपको कल भी बोल चुका हूँ कि दैट डॉट नेट में बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन डॉट नेट फिलहाल हम इस्तेमाल किसके लिए करेंगे, मतलब डॉट नेट में बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम इसमें आज मतलब हम किससे शुरू करेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल इन्होंने लिखा है कि दैट वेब, मोबाइल एंड डेस्कटॉप, क्लाउड एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड ML। इसका मतलब जो भी अभी तक मुझे लगता है कि जो भी अभी मार्केट में चल रहा है, लगभग सारी की सारी टेक्नोलॉजीज ये कवर कर रहे हैं। लाइक वेब डेवलपमेंट इज देयर, ओके, मोबाइल एंड डेस्कटॉप वो भी वहाँ पर है, क्लाउड भी वहाँ पर है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, ये चारों चीज़ें ही जो है ना इसको कवर कर लेता है। तो इट मीन्स द लैंग्वेज इज C#। लैंग्वेज कौन सी है, C#। और बाकी जो अभी जो मॉडर्न इसमें IT में जो भी टेक्नोलॉजीज अभी जिनके ऊपर भी हम काम कर रहे हैं, वो सारी की सारी इसमें है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल सबसे पहले हमारा जो शुरुआत होगा, बिकॉज आप बैकग्राउंड जो है आपका, दैट इज HTML एंड CSS एंड जावास्क्रिप्ट, है ना। आप HTML CSS जावास्क्रिप्ट समझ के आ गए हो, एंड HTML CSS पे तो मैं सोचता हूँ कि ठीक आपका काफ़ी ठीक ठाक होल्ड होगा। तो अगर हम HTML CSS की बात करें, इट मीन्स वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम दिस, यानी कि हमें वेब डेवलपमेंट करनी है। कहाँ पर, डॉट नेट के अंदर। तो डॉट नेट के अंदर क्या करनी है, वेब डेवलपमेंट। बाद में आगे जाकर जब आपको और एक्सपीरियंस हो जाएगा, देन आप आगे मूव करोगे मोबाइल एंड डेस्कटॉप की तरह, उसके बाद क्लाउड, या मे बी फिर उसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। देखो, लेकिन हर किसी चीज़ के लिए अपनी अपनी एक लैंग्वेज होती है। मोस्टली जो मशीन लर्निंग है वो हम पाइथन लैंग्वेज में करते हैं, ठीक है, बिकॉज पाइथन जो है ना वो ईजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज है, तो इसीलिए वो मशीन लर्निंग के जो कॉन्सेप्ट्स है ना वो वहाँ पर ज़्यादा आप अच्छे से समझ सकते हो इफ़ यू डू मशीन लर्निंग इन पाइथन, ठीक है ना। तो फिलहाल हम वेब डेवलपमेंट की तरफ चलते हैं, ओके। नाउ वेब डेवलपमेंट में आप इस तरह से देखें कि जो ये आर्किटेक्चर जो ये फॉलो करते हैं, कौन, डॉट नेट वाले, इनका डॉट नेट का जो आर्किटेक्चर है दैट इज मोनोलिथिक। क्या है, मोनोलिथिक। इसका मतलब इनका सर्वर और इनका जो फ्रंट एंड है वो एक ही पे होता है, वो एक ही सर्वर होता है, मतलब एक सर्वर है, ठीक है, और उसी सर्वर पर आपका फ्रंट एंड भी है और उसी सर्वर पे आपका बैक एंड भी है। समझ रहे हो आप, हाँ, इसको हम बोलते हैं मोनोलिथिक आर्किटेक्चर। जबकि आजकल कुछ ऐसे भी हम ऐप्स बनाते हैं जिसमें हम रिएक्ट का इस्तेमाल करते हैं या एंगुलर का इस्तेमाल करते हैं, जो मोनोलिथिक आर्किटेक्चर पर नहीं होती। उस तरह के आर्किटेक्चर को आप बोलते हो हाइब्रिड आर्किटेक्चर। इसके बारे में आप थोड़ा सा पढ़ लेना कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मोनोलिथिक आर्किटेक्चर एंड हाइब्रिड आर्किटेक्चर। मैं इसको ज़्यादा डिफाइन नहीं करूंगा, सिर्फ मैं इतना ही कहूंगा कि दैट इसमें एक सिंगल सर्वर होता है, एक सिंगल सर्वर, उसी सिंगल सर्वर पे आपका बैकएंड भी होता है और उसी सिंगल सर्वर पे आपका
फ्रंट एंड भी होता है, लेकिन इसमें मतलब फ़ायदा भी है और इसमें प्रॉब्लम भी है। मतलब इसके दोनों ही प्रोज एंड कॉन्स हैं। अब आप कहोगे क्या प्रोज एंड कॉन्स है इसके अंदर। मान लो इसकी सबसे बड़ी एडवांटेज है कि दैट आपको एक ही सिंगल सर्वर के ऊपर फोकस्ड रहना होता है, लेकिन इसका सबसे बड़ा कॉन ये है कि दैट अगर वो सर्वर बैठ गया तो आपके बैक एंड सर्विसेज एंड फ्रंट एंड सर्विसेज दोनों ही गई, है ना। जैसे मतलब जो इसका फायदा है कि दैट हमें एक सेंट्रलाइज्ड सर्वर को मैनेज करना है, ठीक है, दैट्स ओके। इसका मतलब हमारा सारा ध्यान कहाँ पर होगा, एक सेंट्रलाइज्ड सर्वर की तरह। लेकिन जैसे ही वो सेंट्रलाइज्ड सर्वर कभी मान लो किसी सिचुएशन की वजह से वो बैठ गया, लेकिन आप देखोगे इसका सबसे बड़ा कॉन भी यही है कि दैट उस वक्त आपकी फ्रंट एंड सर्विसेज एंड बैक एंड सर्विसेज दोनों ही क्या हो जाएंगी, दोनों ही बैठ जाएंगी। लेकिन हाइब्रिड आर्किटेक्चर में ऐसा नहीं होता। हाइब्रिड आर्किटेक्चर में या तो कभी बैक एंड बैठेगा या तो कभी फ्रंट एंड, दोनों एक साथ नहीं बैठेंगे। तो हाइब्रिड आर्किटेक्चर जैसे कि अभी देखो आप इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, या जो बाकी चीज़ें, ये माइक्रो सर्विसेज को फॉलो करते हैं, ये हाइब्रिड आर्किटेक्चर को फॉलो करते हैं। इनके बैकएंड्स बहुत जगह पे लिखा होते हैं, फ्रंट एंड्स अलग अलग जगहों पे लिखे होते हैं। तो इससे क्या होता है ना कि अगर सर्वर लोड बढ़ भी जाए तो एक ही साथ सारी सर्विस क्रैश नहीं होती। तो इट्स अ बिग डिफरेंस बिटवीन मोनोलिथिक आर्किटेक्चर एंड हाइब्रिड आर्किटेक्चर। लगभग जितनी भी कंपनीज अभी है मार्केट में वो सब मोनोलिथिक आर्किटेक्चर से मूव ऑन कर गए। उन्होंने मोनोलिथिक आर्किटेक्चर को छोड़ दिया एंड वो कहाँ की तरफ चले गए, हाइब्रिड आर्किटेक्चर की तरफ, माइक्रो सर्विसेज की तरफ, कंटेनराइजेशन की तरफ। डॉकर का इस्तेमाल करते हैं, क्यूबरनेटिस का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अभी जो फिलहाल मतलब हमारे ये जो .NET वाले हैं, अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो अभी भी जो मोनोलिथिक आर्किटेक्चर को फॉलो करते हैं और उनके लिए .NET बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है, ओके। अब इसकी परफॉर्मेंस तो हमने कल ही देखी कि इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होती है, अलबत्ता Node.js एंड Golang से कम है। लेकिन ये यहाँ पर दिखा रहे हैं कि ASP.NET Core जो है इसकी परफॉर्मेंस सबसे ज़्यादा हाई है, इट्स अबाउट 342,000, है ना, 342,000 रिक्वेस्ट। दिस इज़ फॉर मिनिमल APIs, दिस इज़ फॉर मिनिमल APIs। लेकिन अगर आप एक हाई एंड APIs बनाओगे तो उस वक्त उसकी स्पीड इतनी नहीं रहेगी। इट इज़ फॉर मिनिमल APIs। ये मैंने कल चेक किया, ये मिनिमल APIs क्या होता है, ये एक नई चीज़ इन्होंने निकाली है किसमें, .NET 8 के अंदर। इट्स अ न्यू थिंग, मिनिमल APIs इज़ अ न्यू थिंग। तो ये भी अब हमें सिलेबस में इंक्लूड हो जाएगा, इससे पहले नहीं था। इससे पहले वी वर हैविंग .NET MVC, .NET Razor Pages, नाउ वी आर हैविंग अनदर थिंग कॉल्ड एज .NET मिनिमल APIs, ठीक है। तो इट्स अ न्यू थिंग, इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन .NET 8, ओके। तो कल तक मुझे भी इसके बारे में पता नहीं था कि दैट मिनिमल API एग्जिस्ट करता है, क्योंकि इनका क्या है कि दैट ये हर एक साल एक नया वर्जन लेकर आते हैं, तो उसमें नई नई फीचर्स होती हैं। एक ही काम को करने के चार तरीके हैं, तो इस इंसान उससे परेशान भी हो जाता है कि अब मैं कैसे करूं। लेकिन आप ये याद रखना कि दैट ये जो .NET है ये बहुत ही ज़्यादा मतलब इवॉल्व हो रहा है, ठीक है। मतलब अभी 6 आया था, 6 अभी एक्सपायर हुआ नहीं, 7 आ गया, 7 अभी चल ही रहा है, 8 आ गया, और नई नई फीचर्स हर रोज़ आती हैं इसमें। तो इसमें क्या है ना कि दैट जब भी आप कोई चीज़ सीखो, आपको ये ख्याल रखना है कि दैट जब तक मैं इसको कंप्लीट करूँगा सीख कर, तब तक नया आ गया होगा। तो इस तरह से इसीलिए हम ज़्यादातर फोकस जो है ना वो लॉजिक के ऊपर करेंगे, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखिए इसमें करना क्या है। .NET 8 पहले से ही डाउनलोडेड है ना। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर एक फ़ोल्डर बनाता हूँ, या चलो यहाँ पर मेरा एक पहले से ही फोल्डर है .NET, मैं .NET फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर बनाता हूँ और मैं यहाँ पर लिखता हूँ Razor Pages। तो मैंने ऐसे लिखा Razor Pages, तो मैंने ऐसे लिखा Razor Pages, और Razor Pages फोल्डर क्या है, खाली। तो मैं इसको कर देता हूँ ओपन विद कोड। तो बिल्कुल आपका अगर विंडोज़ भी होगा तो वहाँ पर भी आप ऐसा कर सकते हो। फोल्डर में जाके आपको क्या करना है, ओपन विद कोड। अब यहाँ पर समझे, पहले आपको यहाँ पर टर्मिनल ओपन करनी है, बिकॉज इट्स नॉट एन विजुअल स्टूडियो। तो इसका मतलब आपके पास कोई ग्राफिकल यूजर इंटरफेस तो नहीं होगी, आपको सब कुछ CLI से ही कंट्रोल करना होगा। जो कमांड लाइन इंटरफेस है ना, वहीं से आपको सब कुछ कंट्रोल करना पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर क्या लिखे, देखो एक चीज़ होती है जब आपने ये सारे एक्सटेंशन इंस्टॉल किए हो, लाइक जैसे कि .NET इंस्टॉल टूल, ठीक है, .NET इंस्टॉल टूल, इसी तरह से C# और इसी तरह से C# dev kit। जब आपने ये 3 एक्सटेंशन इंस्टॉल किए हो, अगर आप कहीं पर भी मान लो अगर मैंने यहाँ पर क्लिक करके F1 प्रेस कर दिया, तो यहाँ पर ये कुछ कमांड्स आ जाएंगी जो .NET की है। मतलब यहाँ पर तो सारी कमांड्स आ जाएंगी, लेकिन सबसे ऊपर में देखो मेरे पास कौन सी कमांड्स है, .NET की। तो सबसे पहले ऊपर यहाँ पर आता है .NET न्यू प्रोजेक्ट। क्या आता है, .NET न्यू प्रोजेक्ट। आप चाहो तो इसका शॉर्टकट भी बना सकते हो, ठीक है। चलो ठीक है, .NET न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक किया तो आप देखेंगे कुछ टाइम के बाद यहाँ पर आ जाएगा ये, ठीक है, एक और मतलब डायलॉग बॉक्स। तो उसमें ये बोलता है कि दैट आपको क्या बनाना है, ASP.NET Core empty, जो आप इससे पहले में भी करते आए होंगे, GPRC सर्विसेज,
इसी तरह से ASP.NET Core वेब API नेटिव AOT, और वेब ऐप, एक तो होता है वेब API, दूसरा क्या है वेब ऐप मॉडल व्यू कंट्रोलर, और दूसरा है यहाँ पर वेब ऐप रेजर पेजेस। क्या है? वेब ऐप रेजर पेजेस। दूसरी है उसके बाद ब्लेजर वेब ऐप, दैट्स वेब असेंबली। उसके बाद है ब्लेजर वेब ऐप, स्टैंड अलोन ऐप, बहुत सारी चीजें इसके अंदर। तो इसमें आप डिफरेंट तरह के प्रोजेक्ट्स बना सकते हो, वर्कर ग्रुप, वर्कर सर्विस क्रिएट कर सकते हो, GPRC सर्विस क्रिएट कर सकते हो। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आपको इन सारी चीज़ों के बारे में नहीं पता कि दैट ये सर्विसेज क्या होती हैं, तो हम इसमें ज़्यादा इंडल्ज नहीं होते। हम फोकस करते हैं फिलहाल वेब डेवलपमेंट की तरफ, और फोकस जो है आपका वेब डेवलपमेंट की तरफ ही होना चाहिए। और बेसिकली मैं ये वाला जो रेजर पेजेस नाम का ये प्रोजेक्ट है ना, आप याद रखना कौन सा, ASP.NET Core वेब ऐप रेजर पेजेस, इसके ऊपर क्लिक करके इसका नाम आप रख लो। देखो इसका नाम दिखा रहा है पर वेब एप्लीकेशन 1। आप चाहो तो यहाँ पर इसका नाम चेंज कर सकते हो, लाइक आप इसका नाम रखो क्लस्टर, मैंने ऐसे ही नाम रखा, ठीक है, ओके क्लस्टर मैंने नाम रखा। आपको जो अच्छा लगे नाम वो रख सकते हो, ठीक है। उसके बाद ये बोलता है कि दैट प्रोजेक्ट कहाँ पर बनाना है, क्या आप इसी डिफॉल्ट डायरेक्टरी में बनाना चाहते हो, एग्जैक्टली क्रिएट प्रोजेक्ट। तो आपने ऐसे क्लिक कर दिया तो आप यहाँ देखेंगे क्लस्टर नाम से एक फोल्डर बन जाएगा, और साथ ही में इसकी एक फाइल बन जाएगी cluster.sln, जिसके ऊपर आप क्लिक करके प्रोजेक्ट को ओपन करते थे। बिकॉज नाउ आई एम इन VS कोड, तो मैं इस पर क्लिक करके इस प्रोजेक्ट को ओपन नहीं कर सकता। तो फर्स्टली आप चेक करो यहाँ पर क्लस्टर, आप देखिए क्लस्टर के अंदर क्या क्या है, मतलब जो आप मेरा प्रोजेक्ट है उसके अंदर क्या क्या है। देखो इसमें पहले से ही बहुत ज़्यादा बॉयलर प्लेट कोड आ गया होगा। तो बॉयलर प्लेट कोड क्या होता है कि जो हमें लिखने की ज़रूरत ना हो, पहले से आ जाता है। जैसे आप index.html फाइल जब बनाते हो तो उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम वो एक्सक्लेमेशन मार्क डाल के एंटर दबा देते, तो वो बॉयलर प्लेट कोड आ जाता है ना, जो HTML का मेन कोड होता है वहाँ पर, जिसमें वो पहले से वो बॉडी टाइटल वाइटल सब कुछ आ जाता है। इसी तरह से दिस इज द बॉयलर प्लेट कोड। क्या है? बॉयलर प्लेट कोड। इसमें bin OBJ इनको छोड़ो, इसमें कुछ DLL फाइल्स होती हैं जो प्रोजेक्ट के लिए नेसेसरी होती हैं, जिसमें आपके सर्विसेज वर्विसेज बाकी सब चीज़ें हो सकती हैं, या कुछ पैकेजेस हो सकते हैं। इनको छोड़कर आप देखो आपकी मेन फाइल कौन सी है। मेन फाइल हमारी है दिस वन, project.program.cs, ठीक है। एक तो ये चीज़ हो गई यहाँ पर। दूसरा, अगर आप देखो ये तो मेरा VS कोड का अपना फाइल एक्सप्लोरर है, समझ रहे हो, ये VS कोड का क्या है, अपना फाइल। आप देखो आपके यहाँ पर विजुअल स्टूडियो में क्या होता था, सोल्यूशन एक्सप्लोरर, तो वो भी मेरे पास यहाँ पर है। यहाँ पर चेक करो, आई एम हैविंग सोल्यूशन एक्सप्लोरर ऑल्सो, देखिए सोल्यूशन एक्सप्लोरर, और सोल्यूशन एक्सप्लोरर में आपको ये कुछ ऐसे दिखेगा, ठीक है। तो बिल्कुल आपको वैसा ही कुछ मतलब मिल जाएगा यहाँ पर भी। अब यहाँ पर चेक करो, यहाँ पर तो डिपेंडेंसीज नाम का फोल्डर है, जबकि ऊपर जो ये था इसमें कुछ डिपेंडेंसीज नाम करके कोई फोल्डर नहीं था। तो ये जो bin और OBJ होते हैं ना, यही होती हैं डिपेंडेंसीज, ठीक है। ये जो bin फोल्डर होता है ना, और जो OBJ फोल्डर होता है, ये क्या होता है, यही डिपेंडेंसीज होती हैं। आप चेक करो हमारा जो ये है दिस वन सोल्यूशन एक्सप्लोरर, उसमें डिपेंडेंसीज नाम का फोल्डर, लेकिन अगर आप उसको ओपन करोगे उसमें दो चीज़ें, एनालाइजर्स एंड फ्रेमवर्क्स, यही होते हैं हमारे bin एंड OBJs। तो ठीक है, डिपेंडेंसीज के साथ आपका कोई लेना देना नहीं है। डिपेंडेंसीज आर लाइक नोड मॉड्यूल्स इन द Node.js, ओके। Node.js में हम नोड मॉड्यूल्स डालते हैं ना, मे बी किसी ने मत Node.js कभी इस्तेमाल किया होगा, तो उसमें नोड मॉड्यूल्स होते हैं। इसी तरह से यहाँ पर उसके बदले क्या होती हैं, डिपेंडेंसीज। बट द मेन फाइल इज program.cs, program.cs इज द मेन फाइल। अभी मैंने इसको स्टार्ट नहीं किया, पहले हम फोल्डर स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं दोनों ही जगह पे। एक तो इसमें अगर आपको VS कोड का अगर आप अपना सोल्यूशन एक्सप्लोरर यूज करोगे, ठीक है, फाइल एक्सप्लोरर, वो भी हम देखेंगे और इसको भी हम अंडरस्टैंड करेंगे। तो सबसे पहले आपकी फाइल होती है program.cs। यहां पर आप चेक करो, यहां पर क्या है, ये आपका मेन एंट्री पॉइंट है। क्या है? मेन एंट्री पॉइंट। तो यहां पर देखो क्या है, अगर मैं यहां पर चेक करूं, स्टार्टिंग में यहां पर लिखा है where builder is equal to web application dot create builder, उसके अंदर आर्ग्यूमेंट्स। अब ये क्या चीज है, इसने एक बिल्डर नाम का वेरिएबल क्रिएट किया, ठीक है, उसमें इसने वेब एप्लीकेशन को इनिशिएट किया है, ठीक है। वेब एप्लीकेशन डॉट कौन सा मेथड, वेब एप्लीकेशन का कौन सा मेथड, डॉट क्रिएट बिल्डर, ठीक है। इस तरह से इसने एक तरह से वेब एप्लीकेशन डॉट क्रिएट बिल्डर की जितनी भी चीज़ें हैं, उसके अंदर जितनी भी चीज़ें होंगी वो सब इस बिल्डर नाम के वेरिएबल के अंदर आ गई, ठीक है। एक तरह से इसने हम कह सकते हैं इसने इनहेरिट किया, बिल्डर ने सारी प्रॉपर्टीज कहाँ से इनहेरिट की, इस वेब एप्लीकेशन डॉट क्रिएट। अब आप कहोगे कि वेब एप्लीकेशन क्या है, देखो जब मैं इसके ऊपर होवर करता हूँ ये वहीं से बोलता है, इट्स ए क्लास। वेब एप्लीकेशन एक क्लास है, क्योंकि आपने क्लास बेस्ड C# ही तो देखा होगा ना, आपने क्लास बेस्ड .NET मतलब C# लैंग्वेज आपने पढ़ी होगी ना, उसमें क्लासेस होती हैं। तो इसमें क्लास, ये कौन सी क्लास है वेब एप्लीकेशन, इट्स अ क्लास फ्रॉम Microsoft.ASP.NET Core बिल्डर,
ठीक है। तो ये ASP.NET कोर के अंदर जो हमारा ये फ्रेमवर्क है, इस पूरे के पूरे फ्रेमवर्क के अंदर वेब एप्लीकेशन एक क्लास है, उसके अंदर क्रिएट बिल्डर एक मेथड है और उसके अंदर से आर्गुमेंट्स पास करके बिल्डर नाम का एक वेरिएबल क्रिएट किया, ठीक है। अब आप बिल्डर पे क्या क्या कर सकते हो, लाइक दूसरी लाइन समझते हैं। देखो ये कोड मैंने नहीं लिखा, इट्स अ बॉयलर प्लेट कोड, इसको अंडरस्टैंड करना है। एवरी टाइम जब भी आप एक रेजर पेजेस नाम की एक एप्लीकेशन क्रिएट करोगे तो ये चीजें खुद से आ जाएंगी, ठीक है। ये आपको लिखने की जरूरत नहीं। इसके बाद ये बोलता है कि चलो अब आप कंटेनर को सर्विसेज ऐड करो। इसका मतलब ये चीज, इसको हम बोलेंगे कंटेनर। ये बिल्डर जो है ना, बिल्डर क्या है, बिल्डर इज अ कंटेनर। ये आपने एक कंटेनर क्रिएट किया, क्या क्रिएट किया, इसी में आपकी पूरी की पूरी वेब ऐप चलेगी, ठीक है। यहां पर आपने क्रिएट क्या किया, कंटेनर। अब सारी की मतलब इसी कंटेनर के अंदर आपका पूरा का पूरा ऐप चलेगा एंड इस कंटेनर के ऊपर अब हम सर्विसेज ऐड करेंगे। तो इसके ऊपर पहली सर्विस यानी कि बिल्डर डॉट सर्विसेज, बिल्डर डॉट सर्विसेज यानी कि बिल्डर ऑब्जेक्ट या बिल्डर हम कह सकते हैं। यहां पर ऑब्जेक्ट की बात नहीं करेंगे, हम यहां पर कहेंगे कि ये इनहेरिटेड क्लास है। तो अगर मैं लिखूं ऐसे बिल्डर, देखो मैंने अगर लिखा बिल्डर, सही है ना, तो बिल्डर डॉट करके आप देखोगे इसमें बहुत सारी मेथड्स हैं, ठीक है, इसमें बहुत सारी मेथड्स हैं। उसी में आप देखोगे यहाँ पर बिल्डर डॉट सर्विसेज करके भी एक चीज है। तो ये क्या है, इट्स अ कलेक्शन ऑफ सर्विसेज फॉर द एप्लीकेशन टू कंपोज, यानी कि एक एप्लीकेशन को चलने के लिए एप्लीकेशन के अंदर क्या क्या होना चाहिए, वो सर्विसेज उसकी एक कलेक्शन है। तो सर्विसेज क्या है, सर्विसेज एक कलेक्शन है। तो अगर मैं लिखूं ऐसे सर्विसेज, उसके अंदर डॉट, उसमें देखो फिर बहुत सारी सर्विसेज हैं जो आप इसमें ऐड कर सकते हो, लाइक अनगिनत सर्विसेज, ठीक है। आप मतलब अगर पूरी जिंदगी भी इसको दोगे तब भी आपको पूरा समझ में नहीं आएगा कि इसमें कितनी सर्विसेज इन्होंने क्रिएट की हैं, बिकॉज ये किसी एक बंदे ने क्रिएट नहीं किया है। दे आर लाइक मतलब ये पिछले मतलब 20 सालों का धीरे 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 करके इसके अंदर जमा हो गया है। ना हम सिर्फ उसी पे फोकस करते हैं जो हमें चीजें चाहिए। इसी के अंदर है हमारे पास ऐड, ठीक है, रेजर पेजेस नाम से एक चीज है। तो यहां पर देखो ऐड रेजर पेजेस, तो बिल्कुल मैंने रेप्लिकेट किया ऊपर की लाइन को ही, मैंने मतलब ये वाली लाइन है ना, इसी को मैंने क्या किया, रेप्लिकेट किया। तो आपको समझ में आ गया, बिल्डर एक कंटेनर है, उसके अंदर सर्विसेज एक कलेक्शन है और उसके अंदर ऐड रेजर पेजेस एक मेथड है, आप मान लो, ठीक है। ऐड रेजर पेजेस एक फंक्शन है और हमने इसको कॉल किया। इसका मतलब ये जो रेजर पेजेस की जो सर्विस है ना, वो इस कंटेनर के अंदर ऐड हो गई, समझ रहे हो। यानी कि जो रेजर पेजेस है ना, रेजर पेजेस की जो सर्विस है वो किसके अंदर ऐड हो गई, वो इस कंटेनर के अंदर ऐड हो गई, सही है। आपको जब भी एक सर्विस ऐड करनी हो वो आप यहां पर करोगे, ठीक है। जब भी आपको क्या करना होगा, जब भी ऐड सर्विसेज करनी होगी, कोई भी सर्विस आपको ऐड करनी है तो आप इसके नीचे करोगे बिल्डर डॉट सर्विसेज ऐड रेजर पेजेस। जो भी सर्विस आपको कहीं पर भी जो भी चाहिए आपको, तो वहां यहां पर आप करोगे बिल्डर डॉट सर्विसेज, उसके बाद उस सर्विस का नाम, ठीक है। इसके बाद आगे जाकर अब मैं इसको बोलता हूं कि ठीक है भाई, अब तुम इस सर्विस को बिल्ड करो। अब ये क्या है, ऐप इज इक्वल टू बिल्डर डॉट बिल्ड, बिल्डर को बिल्ड करो। सेंस नहीं बनता इसका, मैं बनाता हूं इसका सेंस। देखो, बिकॉज आपको पता है कि दैट सी हैश इज ए कंपाइल्ड लैंग्वेज, इट्स नॉट एन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, इट्स एन कंपाइल्ड लैंग्वेज। तो कंपाइल्ड लैंग्वेज का मतलब क्या होता है कि दैट इसको पहले ही सारा का सारा मतलब एक कोड जो है ना वो जनरेट करना होता है, इसको पहले ही कंपाइल करना होता है। तो पहले जब कंपाइलेशन होगी, कंपाइलेशन के बाद आप देखोगे ये कोड मतलब मशीन पे रन करेगा। इट्स नॉट एन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज लाइक इन जावास्क्रिप्ट और मे बी पाइथन, ठीक है। ये उस तरह काम नहीं करती। तो इसलिए पहला जितना भी कोड आपके पास है, आपने उसको क्या करना होगा, आपने उसको बिल्ड करना होगा, ठीक है। आप इसका मतलब ये होगा कि जो हमारा सी हैश का अपना कंपाइलर होगा वो उसको कंपाइल करेगा किसमें, एक दूसरी लैंग्वेज के अंदर। बताओ उस दूसरी लैंग्वेज का नाम क्या है, हाँ नहीं, ठीक है, नहीं, ये मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट नहीं होता। ये याद रखना कि देयर इज अ थिंग कॉल्ड एज द कॉमन लैंग्वेज रन टाइम। सुना है कभी इसके बारे में, सुना है आपने, सलीत सुना है आपने सुना है, कहां से सुना है, मैं नहीं पढ़ाया था, ठीक है। अच्छा, कॉमन लैंग्वेज रन टाइम क्या होता है, कॉमन लैंग्वेज रन टाइम इसके अंदर होता है, ये जो हमारा जो .NET SDK है, .NET फ्रेमवर्क जो है, इसके अंदर एक चीज है दैट्स कॉल्ड एज कॉमन लैंग्वेज रन टाइम। शॉर्ट में आप इसको बोल सकते हो CLR। क्या बोल सकते हो, CLR। वो इस कोड को एक दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, वो एक इंटरमीडिएट लैंग्वेज होती है। क्या होती है, एक इंटरमीडिएट लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है उसको। यानी कि सारा का सारा सी हैश कोड जो है ना वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, एक इंटरमीडिएट लैंग्वेज में। ओके, तो ये किसका काम है, कॉमन लैंग्वेज रन टाइम का, CLR का काम है, जो इसको कन्वर्ट करता है किसमें, एक इंटरमीडिएट लैंग्वेज में। बाद में इंटरमीडिएट लैंग्वेज जो है ना, ये सबसे पहले ही
आप ये याद रखो कि ये हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम स्पेसिफिक नहीं होती, मतलब ये किसी भी मशीन पे रन कर सकती है। मतलब जो इंटरमीडिएट लैंग्वेज है ना, वो रन कर सकती है मैक ओएस पर, वो रन कर सकती है लिनक्स पर, वो मतलब रन कर सकती है मान लो विंडोज़ पर, तो वो मतलब वो किसी भी नेटिव मशीन पर चल सकती है। देखो सी हैश कोड डायरेक्टली नेटिव मतलब हमारे मशीन पर नहीं चलता, याद रखना। सी हैश कोड पहले कन्वर्ट किस में होता है, एक इंटरमीडिएट लैंग्वेज में, वो इंटरमीडिएट लैंग्वेज फिर नेटिव कोड में कन्वर्ट हो जाता है। इससे फ़ायदा ये होता है कि दैट अगर आप सी हैश के अंदर कोई भी प्रोग्राम लिखते हो, ठीक है, वो लगभग केपेबल है किसी भी मशीन के ऊपर चलने की। लाइक कल को वही एप्लीकेशन मैक पर भी चलेगी, कल को वही एप्लीकेशन लिनक्स पे भी चलेगी। इसीलिए हम बोलते हैं ना इसको कि दैट राइट वंस डिप्लॉय मेनी टाइम्स। आप कहीं पर भी इसको डिप्लॉय कर सकते हो। लाइक मतलब मेरे कहने का ये मतलब है कि दैट आप एक ही कोड बेस से बहुत सारी एप्लीकेशन बना सकते हो। आप एप्लीकेशन बनाओगे किसके लिए, मैक के लिए भी, लिनक्स के लिए भी, मोबाइल के लिए भी, एंड्रॉयड के लिए भी, ठीक है, मोबाइल इसमें एंड्रॉयड होता है, एप्पल ओएस के लिए भी, सब के लिए। और इनफैक्ट उसमें एक चीज़ होती है आईपैड ओएस, या आजकल नए ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया, जैसे हुआवे का भी एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया। तो ये जो है ना, ये लैंग्वेज के अंदर जो भी आप लिखोगे वो पहले एक इंटरमीडिएट लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट होगा, देन आफ्टर दैट वो इंटरमीडिएट लैंग्वेज एक्चुअल नेटिव कोड में कन्वर्ट होगा। तो इसका काम कुछ ऐसा होता है, क्योंकि मशीन कोड में तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे फॉर एग्जांपल, लेकिन किस मशीन के लिए, वो तो मशीन स्पेसिफिक होगा ना। फिर तो जो कोड हम लिखेंगे वो सिर्फ विंडोज़ पे चलेगा, यानी कि जो कोड हमने विंडोज़ पे लिखा वो विंडोज़ पे ही चलेगा, जो हमने मैक पे के लिए लिखा होगा वो मैक के लिए। लेकिन फिर आपको अलग अलग एप्लीकेशन अगर बनानी पड़ेंगी तो वो तो उसके लिए आपको अलग अलग कोड लिखना पड़ेगा ना। इसीलिए हम इसको बोलते हैं क्रॉस प्लेटफॉर्म। क्या बोलते हैं, जो डॉटनेट कोर है ना, डॉटनेट कोर इज अ क्रॉस प्लेटफॉर्म फ्रेमवर्क, यानी कि इस पर आप लगभग सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लिए एप्स इसमें बना सकते हो। तो इसकी जो लेकिन वो फंक्शनैलिटी है ना, वो किससे आई है, बिकॉज ये कोड है ये पहले कन्वर्ट होता है किसमें, एक सिंपल सी एक इंटरमीडिएट लैंग्वेज में। तो अब कौन कौन सा कोड इंटरमीडिएट लैंग्वेज में कन्वर्ट होता है। फॉर एग्जांपल देयर आर सम अदर लैंग्वेज आल्सो जो डॉटनेट में यूज होती थी, जैसे कि एक थी विजुअल बेसिक, वीबी जिसका नाम है विजुअल बेसिक। बहुत पुरानी लैंग्वेज है, 2012, 13, 14 में चलती थी। उसका नाम क्या था, विजुअल बेसिक। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो बहुत सारी बुक्स आपको मिल जाएंगी विजुअल बेसिक्स की बाहर ऊपर लाइब्रेरी में। तो पहले विजुअल बेसिक ही डॉटनेट की लैंग्वेज क्या थी, डॉटनेट की लैंग्वेज ही विजुअल बेसिक थी। तो विजुअल बेसिक था एफ शार्प, जैसे कि सी शार्प लैंग्वेज हो गई, एक और लैंग्वेज है एफ शार्प। तो एफ शार्प, सी शार्प एंड दिस विजुअल बेसिक, ये अगर आप डॉटनेट डेवलपमेंट इन तीनों लैंग्वेज में से किसी भी, मान लो अगर आपका ज़्यादातर आपको विजुअल बेसिक आती है, मान लो पुराने कुछ डेवलपर्स हैं उनको विजुअल बेसिक आती है, तो वो विजुअल बेसिक के अंदर ही डॉटनेट कोर की डेवलपमेंट करेंगे। लेकिन उनका वो जो विजुअल बेसिक कोड है ना, वो भी CLR से किस में कन्वर्ट होगा, इंटरमीडिएट लैंग्वेज के अंदर ही। तो मान लो अगर दो प्रोग्रामर्स हैं, एक प्रोग्रामर ने मान लो कोड लिखा किस में, एफ शार्प में, दूसरा बंदा किस में लिख रहा है, सी शार्प में। इनका आउटपुट एक जैसा होगा, क्योंकि जब इसको CLR जो कॉमन लैंग्वेज रन टाइम जब इनके ऊपर अप्लाई होगा ना, वो एफ शार्प कोड को भी उसी में कन्वर्ट कर देगा और वो सी शार्प कोड को भी उसी में कन्वर्ट कर देगा। तो दिस इज कॉल्ड एज कॉमन लैंग्वेज रन टाइम। इसीलिए हमें ऐप को इसमें जो कंपाइल जब हम करते हैं, जब हम ऐप को कंपाइल करते हैं, तो इट्स लाइक हम इसको बोल रहे हैं कि दैट ऐप को बिल्ड करो, कंपाइल करो, ठीक है। तो पहले कंपाइल होगा, बाद में ये जो ये चीज़ें हैं कुछ इसने लिखा है कि अगर ऐप का एनवायरनमेंट इस डेवलपमेंट नहीं होगा तो ये सब कर लेना, ये एक इफ कंडीशन है, इसको आप टोटली मतलब यहाँ पर हटा भी सकते हो, ज़रूरत नहीं है। इसके बाद ये जो ये चीज़ें हैं इनको हम बोलते हैं मिडलवेयर्स, ये जो बाकी इसके बाद है, ठीक है। यहाँ तक तो आपने क्या किया, यहाँ पर आपने कंटेनर क्रिएट किया, रेजर पेजेस की सर्विस ऐड कर दी और ऐप को बिल्ड कर दिया, बस यही 3 चीज़ें थी। उसके बाद ये जो ये चीज़ें हैं इनको हम बोलते हैं मिडलवेयर्स। क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं हम मिडलवेयर्स। तो मैंने लिखा इनको मिडलवेयर्स। तो ये बोलता है कि दैट आप ऐप के ऊपर कौन कौन सी मिडलवेयर का इस्तेमाल करना चाहते हो। अभी मिडलवेयर क्या होता है, देखो मिडलवेयर इज अ पीस ऑफ प्रोग्राम, ओके, विच एक्चुअली कनेक्ट्स टू अदर पीसेस ऑफ प्रोग्राम। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 2 प्रोग्राम है, इनके बीच में आपस में, ठीक है, तालमेल क्रिएट करना है, ठीक है। एक ही प्रोग्राम है, एक ही प्रोग्राम के 2 हिस्सों के बीच में तालमेल क्रिएट करना है, तो इसको हम मिडलवेयर्स कहते हैं। तो हम इसको क्या बोलते हैं कि दैट आप क्या क्या इस्तेमाल करोगे, लाइक HTTP रिडायरेक्शन, तो ठीक है, ये आप इस्तेमाल कर लेना। स्टैटिक फाइल्स का सपोर्ट, ठीक है, राउटिंग का सपोर्ट, ऑथराइजेशन का सपोर्ट और रेजर पेजेस को मैप करने का सपोर्ट, यानी कि ये सारी की सारी मिडलवेयर्स मैं यूज कर रहा हूं किस पर, अपनी इस ऐप पर,
ठीक है। और लास्ट में मैं लिखता हूं ऐप डॉट रन, ऐप को रन कर दो, क्योंकि ऐप तो पहले ही क्या हो गई है, बिल्ड हो चुकी होगी, तो बाद में ऐप को क्या कर दो, रन। और हाँ, इन मिडलवेयर्स का जो ऑर्डर होता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, समझ रहे हो। यानी कि अगर मैं इसको ऐप डॉट रन को ऊपर लेके आऊं, ये नहीं चलेगा। ऐप डॉट रन हमेशा आपका लास्ट मिडलवेयर होना चाहिए। ऐप डॉट रन के बाद कुछ नहीं होता, ऐप डॉट रन लास्ट मिडलवेयर होता है। सारे मिडलवेयर्स बाकी जितने भी हैं वो उसके ऊपर होंगे, और इन मिडलवेयर्स का भी क्या होगा, एक ऑर्डर होता है, आपने उस ऑर्डर को फॉलो करना है। तो इसलिए मैं इस ऑर्डर के साथ कोई भी छेड़खानी नहीं करूंगा, वरना मेरी ऐप ही नहीं चलेगी फिर बाद में, ठीक है। तो बात समझ में आ गई आपको। तो टोटल कुछ देखा आपने प्रोग्राम डॉट सी एस में क्या हो रहा है। इट्स अ मेन फाइल, इट्स अ मेन एंट्री पॉइंट ऑफ योर प्रोग्राम। इसमें हमने एक कंटेनर क्रिएट किया, कंटेनर को सर्विस ऐड कर दी, सर्विस को बिल्ड कर दिया। लास्ट में एक इफ कंडीशन में अगर इसका हम बोल रहे हैं कि अगर ऐप का एनवायरनमेंट इस डेवलपमेंट नहीं होगा तो आप एरर शो कर देना, ठीक है। और बाद में फिर हम ये सारे कुछ मिडलवेयर्स यूज करके लास्ट में ऐप को क्या कर रहे हैं, रन कर रहे हैं। ये तो हो गया हमारा एक पार्ट, ये क्या हो गया हमारा, ये एक चीज हो गई। इसके बाद हमारे इस प्रोग्राम के अंदर एक और चीज है, दैट्स ऐप सेटिंग्स डॉट जेसन। इसमें दो तरह, ये दो ऐप सेटिंग्स है इसमें, एक हो गई डेवलपमेंट वाली और दूसरी हो गई सिंपल, जो मतलब आप मतलब ऐप सेटिंग्स डॉट जेसन जनरल वाली। अगर आप इसको देखो, इसमें कुछ नहीं लिखा है, बस कुछ चीज़ें लिखी हैं, जैसे कि डिफॉल्ट माइक्रोसॉफ्ट डॉट नेट कोर वार्निंग अलाउड होस्ट स्टार, ओके। ये क्या होता है कि इस ऐप सेटिंग डॉट जेसन में आप चीज़ें सेव रख सकते हो, लाइक ये जेसन फाइल होती है। नाउ यू नो अबाउट जेसन, तो ये इसमें जितने भी आपका जो फॉर एग्जांपल जो आपका पूरा का पूरा कल को जो प्रोजेक्ट होगा, सारी की प्रोजेक्ट इंफॉर्मेशन किस में रहती है, ऐप सेटिंग्स के अंदर, ठीक है, ओके। उसके बाद है आपका पेजेस। चलो हम पेजेस के बात करते हैं। प्रॉपर्टीज भी है, प्रॉपर्टीज में है लॉन्च सेटिंग डॉट जेसन। अब ये भी एक जेसन फाइल है। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर सर्वर की इंफॉर्मेशन होती है कि सर्वर कौन से पोर्ट पर शुरू होगा, ठीक है। डेवलपमेंट सर्वर, देखो ये सारे के सारे डेवलपमेंट सर्वर ही हैं, प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट, है ना। तो ये बोलता है कि ठीक है, एप्लीकेशन यूआरएल क्या होगा, लोकल होस्ट 5147, या हो सकता है ये तो HTTP का है। अगर मान लो अगर आप HTTP प्रोटोकॉल को फॉलो कर रहे हैं तो आपका प्रोजेक्ट डेवलपमेंट मोड में कहाँ पे स्टार्ट होगा, ठीक है। अगर हम HTTP प्रोटोकॉल को फॉलो कर रहे हैं तो डेवलपमेंट मोड में हमारा प्रोजेक्ट इस होस्ट पर शुरू हो जाएगा, ठीक है। और अगर HTTPS में होंगे आप तो उस वक्त हो सकता है 7006 एंड 5147, लेकिन उसमें आप देखिए HTTP का यहाँ पर क्या होगा साथ में S, जबकि वहां पर S नहीं था। तो ये दोनों ही डेवलपमेंट। और अगर आप इनफैक्ट IIS एक्सप्रेस, जो ये IIS एक्सप्रेस अगर आप इस सर्वर का इस्तेमाल कर रहे हो तो ये फिर जो है ना डेवलपमेंट मोड पे, मतलब इस पे ऊपर डिपेंड करता है कि किस लोकल होस्ट पे इसको ओपन करेगा। तो इसी तरह से अगर यहाँ पर कुछ सेटिंग्स भी करके हैं, ठीक है, यहाँ पर देखो IIS एक्सप्रेस किस पोर्ट पे खुलेगा, 28868 पर। तो यहाँ पर इस चीज़ को हम लॉन्च सेटिंग्स बोलते हैं, यानी कि जब आपका प्रोजेक्ट लॉन्च हो जाएगा ना ब्राउजर में, तो वो किस पोर्ट पर ओपन होगा, HTTP प्रोटोकॉल पे अगर होंगे तो किस पोर्ट पे होगा, अगर HTTPS प्रोटोकॉल पे होंगे तो किस पोर्ट पर होगा, ये सारी चीज़ें यहाँ पर है। तो ये कहाँ पर होता है, प्रॉपर्टीज लॉन्च सेटिंग जेसन। इसके साथ भी हमारा कोई खास लेना देना नहीं। असली काम तो हमारा पेजेस के साथ है। किसके साथ, पेजेस के साथ। अब अगर आप पेजेस में देखोगे, पेजेस में क्या है, लाइक इसमें एक फाइल है index.cshtml। क्या फाइल है इसके अंदर, index.cshtml। अब यहां पर थोड़ा सा कैच है, आज तक जितनी भी आपने फाइलें देखी होंगी HTML वाली, वो तो थी HTML, ये CSHTML क्या हुआ, है ना। तो इसमें थोड़ा सा HTML का सिंटेक्स चेंज होता है। सॉरी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट, हाँ सिंटेक्स भी चेंज होता है, और एक और चीज चेंज होती है, दैट इज एक्सटेंशन। ये जो index.html होता था ना, अब इसमें क्या है, index.cshtml। तो इसमें HTML फाइल्स कैसे बनाओगे आप, यही index.cshtml करके, मतलब आपको नाम रखना पड़ेगा, एक्सटेंशन रखना पड़ेगा CSHTML, क्योंकि ये वो वाली HTML फाइल नहीं होती, ये थोड़ा सा उसके हट के थोड़ा होती है, डिफरेंट होती है थोड़ा उससे। तो यहाँ पर index.cshtml आपकी फाइल है, ओके, समझ गए आप। error.cshtml फाइल है, चलो भाई ये भी, तो इसमें देखो पैराग्राफ्स हैं, H3s हैं, बाकी सब चीज़ें, प्राइवेसी है। अब आप कहोगे कि इसमें क्या डिफरेंस है, लाइक मतलब ये HTML और CSHTML में क्या फ़र्क है। देखो मैं आपको एक सिंपल सी इसमें दिखाता हूँ, चेक करो। इसमें लिखा है कुछ @ फिर करली ब्रेसेस। ये याद रखना कि CSHTML में @ करली ब्रेसेस के बाद जो भी लिखोगे वो C# कोड है, न कि HTML। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा है विव डेटा टाइटल इज इक्वल टू एरर, तो ये क्या है, ये C# कोड है।
तो ये कहां पर लिखा है आप चेक करो, इट इज रिटन आफ्टर मतलब एट द रेट करली ब्रेसेस। तो एट द रेट के बाद जो भी आप लिखोगे वो क्या है, वो सी शार्प कोड है, ठीक है। इसी तरह से नासिर अगर आप याद करोगे हैंडल बार्स में डबल करली ब्रेसेस में जो लिखते थे वो वेरिएबल होता था, वो जावास्क्रिप्ट होती थी, और रिएक्ट में करली ब्रेसेस में जो लिखते हैं वो जावास्क्रिप्ट होती है, तो उसको हम JSX बोलते हैं, है ना। इसी तरह से इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं रेजर HTML। क्या बोलते हैं, यही होता है रेजर HTML, यानी कि HTML के साथ में कौन, ये भी सी हैश भी। फॉर एग्जाम्पल यहां पर देखो एट द रेट लगाया, एट द रेट के बाद जो भी होगा वो क्या होगा, वो सी शार्प है। तो इफ मॉडल डॉट शो रिक्वेस्ट आईडी, अब ये कंडीशन है कोई मॉडल डॉट शो रिक्वेस्ट आईडी, अगर ये ट्रू हुआ तो आप एक पैराग्राफ बना लो और उस पैराग्राफ में दिखाना वो रिक्वेस्ट आईडी क्या है। तो इसका मतलब वी कैन एम्बेड सी हैश कोड इन HTML फाइल्स एंड दैट्स कॉल्ड एज रेजर HTML, ठीक है। तो रेजर HTML कुछ भी नहीं है, जस्ट HTML के अंदर एडिड फंक्शनैलिटीज हैं कि दैट यू कैन मेक वेरिएबल्स आल्सो, you can write if conditions, you can write for loops, you can write for each loops, है ना। तो ये चीजें बाकी वैसे का वैसा ही है, ठीक है। अब जरा यहां पर देखें आप, चलो एरर तो हो गया। इसी तरह से index.cs HTML में देखो यहां पर भी है @page। @page लिखने से पता चल जाता है कि पेज है, और इसका मॉडल कौन है, ठीक है। और ये विव डेटा टाइटल होम पेज, तो ये सारी की सारी कोड जो यहां तक लिखी है ना, ये सी हैश कोड है। बाद में फिर एक डिव के अंदर इसमें कुछ लिखा है, ठीक है। अब चेक करते हैं, अब शेयर्ड फोल्डर में जाइए आप। चलो ये तो हो गया एरर पेज, इंडेक्स पेज, प्राइवेसी पेज, 3 पेजेस हो गए। अब यहां पर एक और है शेयर्ड में आपकी जो मेन फाइल है वो है layout.cs HTML, ये आपकी मेन फाइल है, इसको बड़े अच्छे से देखो आप। अब आप कहोगे कि सर यहाँ पे तो बहुत कुछ लिखा है, लाइक इसमें तो क्लासेस लिखी है बहुत सारी। बाय मतलब डिफॉल्ट ये .NET बूटस्ट्रैप को इस्तेमाल करता है। तो आई डोंट नो कि आपने बूटस्ट्रैप समझी है कि नहीं। तो बूटस्ट्रैप एक मान लो एक फ्रंट एंड फ्रेमवर्क है, फ्रंट एंड फ्रेमवर्क नहीं, इट्स अ CSS लाइक CSS लाइब्रेरी, ओके। तो बूटस्ट्रैप इज अ CSS लाइब्रेरी, तो इसमें बूटस्ट्रैप का इस्तेमाल हुआ है, समझ रहे हो। अब चेक करो लेकिन यहाँ पर क्या है, ये पूरा का पूरा एक बॉयलर प्लेट कोड है। आप चेक करो, है ना, ये बॉयलर प्लेट कोड, ये पूरी की पूरी HTML फाइल है। इसमें एक हेडर है, चलो भाई हेडर, ओके। इसमें बीच में एक कंटेनर है, चलो ये भी हो गया। इसमें एक फुटर है, समझ रहे हो। तो चेक करो, एक हेडर, बॉडी के अंदर क्या है, एक हेडर, एक कंटेनर सेंटर में, और फिर नीचे क्या है, फिर नीचे फुटर है। और अगर आप देखोगे यहाँ पर टाइटल लिखा है @view_data_title, ठीक है। और यहाँ पर कुछ लिंक्स है, ये बूटस्ट्रैप की लिंक है, CSS लिंक है, और भी एक CSS लिंक है। 2 CSS फाइल्स हैं और एक बूटस्ट्रैप की CSS है। और इसमें कुछ जावास्क्रिप्ट्स भी जो है ना आ गई है, तो इसमें कुछ जावास्क्रिप्ट की कुछ 3 फाइलें भी है। अब अगर आप देखोगे इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट कैसे करना है और ये दिखने में कैसा दिखता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको लाइक सेव करूं, program.cs को भी मान लो मैंने ऐसे सेव किया, ठीक है। अब इसको स्टार्ट कैसे करें, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल बिकॉज ये आपको कंपाइल करना पड़ेगा, आपको बिल्ड करना पड़ेगा इसको, तो इसके लिए कमांड आती है .NET build, ठीक है। हमारे पास .NET तो है ही, तो मैं लिखता हूँ हाँ, एक और चीज़ आप ख्याल रखना, आप जो है आप पता है कहाँ पर होनी चाहिए, आप इस प्रोजेक्ट के अंदर होनी चाहिए, यानी कि क्लस्टर के अंदर। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको बंद ही कर लूं, आप चेक करो हमारा प्रोजेक्ट अभी क्या बना है, रेजर पेजेस, उसमें क्या है क्लस्टर और cluster.sln। तो आपको क्लस्टर के अंदर घुसना है ऐसे, ठीक है, जहां पर ये सारी फाइलें पड़ी हुई है। फिर वहां पे जाके आप क्या करो, ओपन विद कोड, या आप वहीं पे लिख सकते थे CD करके, ठीक है। फिर उस फाइल का नाम तो आप उसके अंदर चले जाते, फाइल फोल्डर का नाम लिखते तो वो हो जाता, ठीक है। अब मैंने कुछ ऐसे किया, आप जरा चेक करें हमें क्या करना है। यहाँ पर हम लिखेंगे यहाँ पर .NET build, क्या लिखेंगे, .NET build। तो ठीक है, .NET build लिखेंगे और आप देखेंगे ये खुद से इसको जो है ना बिल्ड करना शुरू कर देगा, ठीक है। इसको थोड़ा टाइम लगेगा बिल्ड होने में, ओके, क्योंकि कंपाइल्ड लैंग्वेज है, पहले इसको पूरा कंपाइल करना है, पहली बार चला रहे हो तो इसको कंपाइल करने में टाइम लगेगा। जैसे ये हो जाएगा तो बाद में आप इसको रन कर सकते हो बाय प्रेसिंग द F5।
F5 फंक्शनल की होती है ना ऊपर, उसको प्रेस करके आप इसको रन कर सकते हो, या आप सिंपली कमांड लिख सकते हो .NET रन। क्या लिख सकते हो? .NET रन। तो .NET रन करने से भी चल जाएगा। तो अब ये बिल्ड होगा, बिल्ड के बाद आप देखोगे इसके अंदर, इस प्रोजेक्ट के अंदर क्या क्या होगा। देखो भाई बिल्ड हो गया, ठीक है। तो 42 सेकेंड्स को लगे मतलब बिल्ड होने में। अब इसके बाद अगर मैं यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल F5 ऐसे कर दूं, F5, या चलो एक काम करते हैं, लिखते हैं .NET रन। क्या लिखते हैं? .NET रन। तो जैसे ही मैं लिखूं .NET रन तो आप देखेंगे इसने फिर से दिखाया। देखो भाई ये अभी प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाएगा, ये बिल्ड हो जाएगा पूरा। इसको यूज करने के लिए यू हैव टू अंडरस्टैंड बूटस्ट्रैप फर्स्ट, ओके। क्योंकि इसमें अगर बूटस्ट्रैप ही इस्तेमाल हो रहा है तो बूटस्ट्रैप आपको पता होना चाहिए कि बूटस्ट्रैप फ्रेमवर्क कैसे काम करता है। तो मैं बूटस्ट्रैप फ्रेमवर्क आपको इसी के अंदर समझाऊंगा, मतलब इसी प्रोजेक्ट के अंदर हम बूटस्ट्रैप भी समझेंगे कि बूटस्ट्रैप कैसे काम करता है। तो टोटल में आपको थोड़ा सा एक अंदाजा मिल गया होगा कि दैट ये काम कैसे करता है। अब पता है अब होगा क्या, ये बिल्ड होकर डायरेक्टली ब्राउजर में खुलेगा, ठीक है। इस तरह से आपने यहां पर एक सर्वर क्रिएट किया, ये एक सर्वर की तरह है। एंड अब सारी की सारी HTML फाइल रेंडर कहां पर होंगी? इसी सर्वर पे, और वो देखोगे कहां पर आप? ब्राउजर में। तो दिस इज कॉल्ड एज सर्वर साइड रेंडरिंग। क्या बोलते हैं इसको हम? सर्वर साइड रेंडरिंग। रेंडरिंग दो तरह की होती है, एक होती है क्लाइंट साइड रेंडरिंग, दूसरी क्या होती है? सर्वर साइड रेंडरिंग। तो ये सर्वर साइड रेंडरिंग हो गई, ठीक है। यानी कि जितनी भी HTML फाइल्स है ना, यहाँ पर HTML फाइल्स नहीं, CS HTML फाइल्स, ये सारी की सारी CS HTML फाइल्स कहाँ पे चलेंगी? ये ब्राउजर पे चलेंगी। लेकिन रेंडर कहाँ पर होंगी? रेंडर इसी सर्वर पे होंगी, आएंगी, फिर उसके बाद वहां पर चल जाएंगी, ओके। तो ये टाइम ज्यादा ले रहा है, इसको क्या हो गया? चलो ठीक है। अब एक चीज है और भी, मैंने अब एक और दूसरी कमांड लिखी .NET वॉच। अब .NET वॉच में और .NET रन में क्या फ़र्क है? दोनों कमांड्स चलती हैं, लेकिन .NET वॉच में देखो क्या है, मैं आपको समझाता हूँ। अब देखो एक तो एक हेडर आ गया, ठीक है, और बीच में क्या है? बीच में आपका होम पेज हो गया। और ये देखो ये किस पोर्ट पे खुला? लोकल होस्ट 5147 पर। और नीचे एक फुटर है, दिख रहा है आपको? नीचे एक फुटर, क्लस्टर प्राइवेसी कुछ लिखा है। जरा अगर मैं होम पेज पे जाऊं तो ये तो होम पेज ही है, अगर आप प्राइवेसी पेज पे जाओगे तो इट्स अ प्राइवेसी पेज। अब आपने यहाँ पर एक वेबसाइट डेवलप करनी है .NET के अंदर, लेकिन लिखना कैसे है? यहाँ पर आप बैक एंड भी लिख सकते हो, फ्रंट एंड भी लिख सकते हो। चेक करते हैं जरा, आप यहाँ पर देखें क्या नाम था इस फाइल का? हमारे थे यहाँ पर पेजेस थे ना। पेजेस में कौन सा फोल्डर था? शेयर्ड में था layout.cshtml। जरा आप इसको चेक करो एक बार, देखो एक हेडर, सही है। हेडर में यहां पर क्या लिखा है? क्लस्टर, है ना। तो जरा मैं लिखूं इसको कुछ, क्लस्टर वेब ऐप, ऐसे लिखा मैंने, क्लस्टर वेब ऐप। .NET वॉच का मतलब ये होता है कि अगर मैं यहां पर सेव करूं तो ये खुद से मतलब कुछ टाइम के बाद यहां पर हॉट रिलोड करेगा। .NET रन में हॉट रिलोड नहीं है, आप समझ गए। देखो जब भी मैं कुछ चेंजेस करूंगा HTML के अंदर, फॉर एग्जांपल जब भी मैं कुछ चेंजेस करूंगा, सेव करूंगा, आप देखेंगे ये खुद से मतलब आप एक तरह से हॉट रिलोड करता है, जैसे आप लाइव सर्वर में करते हो। जैसे आप कुछ चेंज करते हो तो वो दिख जाती है। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा? क्लस्टर वेब ऐप। तो यहाँ पर भी इसने क्या लिखा? क्लस्टर वेब ऐप। तो ये पूरा का पूरा एक हेडर है, मतलब नैव बार। यहाँ पर चेक करो आप, इसमें एक चीज खास है जो आपको मतलब दिमाग में रखनी है। ये जो कंटेनर के अंदर क्या चल रहा है, मतलब ये बीच में क्या चल रहा है, मतलब क्लस्टर वेब ऐप तो नैव बार है, वो अंडरस्टैंड हो गया, और यहाँ पर नीचे फुटर है वो भी अंडरस्टैंड हो गया। ये जो बीच में जो सेक्शन बचता है ना, इसमें क्या है असल में? इसमें असल में है क्लास कंटेनर। और इसमें आप चेक करो, इसने एक फंक्शन यहाँ पर कॉल की है @renderbody। क्या लिखा है?
@ रेंडर बॉडी, ये ज़रूरी है, ठीक है। इसने लिखा है कि रोल मेन क्लास रखी है इसको pb3, तो रेंडर बॉडी ये ऐसे चलेगा, हेडर, ठीक है, नीचे फुटर, बीच में पेजेस चलेंगे। लाइक अभी कौन सा पेज यहाँ पर बीच में चल रहा है, अगर मैं होम पर जाऊं तो यहाँ पर आ रहा है वेलकम लर्न अबाउट बिल्डिंग वेब एप्स विद ASP.NET कोर। नैबार तो चेंज नहीं हुआ, फुटर तो चेंज नहीं हुआ, ये सिर्फ सेंटर का कोड जो है ना, जो नैबार और फुटर के बीच में पड़ता है, वो चेंज हुआ। तो यहाँ पर अभी हम किस राउट पर है, स्लैश राउट पर। तो मान लो अगर हम स्लैश राउट पर है तो उस वक्त कौन सी फाइल चलेगी, index.cshtml। तो उस वक्त हमें ये चल रहा है वेलकम, ठीक है। देखो मैं यहां पर लिखूंगा वेलकम टू द .NET क्लासेस, ऐसे लिखा मैंने, वेलकम टू द .NET क्लासेस। देखो मैं किस फाइल को एडिट कर रहा हूं, मैंने किस फाइल को एडिट किया, index.cshtml को, ओके। और जैसे ही मैंने इसको एडिट किया तो ये लिखता है वेलकम टू द .NET क्लासेस, है ना। तो इसके नीचे फिर क्या लिखा है, लर्न अबाउट बिल्डिंग वेब एप्स विद ASP.NET कोर। उसके बाद मान लो अगर मैंने एक और यहां पर एक पैराग्राफ डाल दिया, एक और पैराग्राफ मैंने डाल दिया, ठीक है, और यहां पर मैं लिखूंगा इन दिस क्लास, ठीक है, इन दिस क्लास वी विल बी लर्निंग, ठीक है, अबाउट रेजर पेजेस, ठीक है, मैंने ऐसे लिखा रेजर पेजेस, सेव कर दिया। जैसे ही मैं सेव करता हूं, अब बिकॉज ये तो सर्वर तो रनिंग में है, तो आप देखोगे यहां पर आ गया इन दिस क्लास, ठीक है, वी विल बी, देखो मैंने वेब लिखा है, और अगर मैं इसको कर दूं फॉर एग्जांपल H2 तो ये H2 बन जाएगा, ठीक है। इन दिस क्लास वी विल बी लर्निंग अबाउट रेजर पेजेस, प्रीटी सिंपल। अब ये कौन सी फाइल है, लेकिन ये मैं कर रहा हूं index.cshtml में चेंजेस। क्या यहां पर इसका नैबार है, नहीं है, इसका फुटर है, नहीं है, तो ये कैसे फिर वहां पर चल जाता है। याद रखना आपकी मेन फाइल असल में layout.cshtml है। हेडर हमेशा रहेगा, फुटर भी हमेशा रहेगा, ठीक है, हेडर भी हमेशा रहेगा, फुटर भी हमेशा रहेगा, बीच में जो फाइल्स है ना वो चेंज होती रहेंगी। आ गया समझ, बीच में जो फाइल्स है ना वो क्या होती है, वो चेंज होती, और वो कंटेनर के अंदर है। वो हमारी यहां पर किस क्लास के अंदर है, कंटेनर क्लास के अंदर। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं अभी होम पर हूं, अभी कौन सा राउट होगा यहां पर, स्लैश, है ना, तो स्लैश राउट पे तो यही चलेगा, लेकिन जैसे ही मैं जाऊंगा किस राउट पर, प्राइवेसी पे, तो बीच वाला कंटेंट चेंज होगा, ऊपर का ये जो नैबार है और जो फुटर है ना ये चेंज नहीं होता। अब मैं किस में आ गया, स्लैश प्राइवेसी में, स्लैश प्राइवेसी में, तो आप यहां पर देख रहे हो प्राइवेसी पॉलिसी। जरा ये चेक करेंगे ये कहां पर है, ये यहां पर है प्राइवेसी पेज, ठीक है ना। तो यहां पर लिखा है यूज दिस पेज टू डिटेल योर साइट्स प्राइवेसी पॉलिसी, ठीक है। तो हम ऐसे लिखेंगे, मैं इसके अंदर एक H2 लिखता हूं, राइट नाउ, ठीक है, वी आर ट्राइंग टू लर्न, मैंने ऐसे लिखा, वी आर ट्राइंग टू लर्न, ठीक है, ओके। अब जब मैंने ये लिखा तो आप देखो राइट नाउ वी आर ट्राइंग टू लर्न, ये पता नहीं इसका मिस क्यों हो जाता है। इसमें एक चीज है याद रखना, इसमें जो इंटेलिजेंस होती है ना वो भी कभी कभी किक इन कर जाती है, तो ये कभी कभी खुद से लिख जाता है। तो राइट नाउ वी आर ट्राइंग टू लर्न, राइट नाउ वी आर ट्राइंग टू लर्न, तो प्राइवेसी पॉलिसी, ठीक है। इससे फायदा हमें ये होगा कि जब आप कन्वेंशनल HTML लिखते थे, आप नैबार हर किसी इसमें डाल देते थे, ऐसे ना, तो जो हर एक पेज इस तरह नैबार, फिर अगर नैबार में कहीं पे चेंज होती थी ना, आपने हर जगह पे नैबार को चेंज करनी होती थी, है ना। तो इसमें लेकिन ऐसा नहीं है, नैबार लेआउट में है, layout.cshtml में आपका नैबार है। आप जब नैबार में कुछ चेंज करोगे ना वो सब पेजेस पे आ जाएगी। लाइक जैसे मैं आपको दिखाऊं, अभी इसमें लिखा है क्लस्टर वेब ऐप, फिर क्या लिखा है यहाँ पर, होम, फिर दूसरा पेज क्या है, प्राइवेसी। देखो अगर मैं इसी LI को कॉपी करके एक और LI यहाँ पर बनाऊं, ठीक है, तो इसका लिखता हूं मैं नाम सर्विसेज, लाइक मान लो सर्विसेज, और इसको मैं किस पेज पर फेंकता हूं, सर्विसेज पेज पर, स्लैश सर्विसेज करके मैंने यहां पर लिखा। तो आप देखोगे यहां पर एक सर्विसेज नाम की एक और LI आ गई, ठीक है। अगर मैं इस पर क्लिक करूं, बताओ किस पेज पे जाएंगे हम, सर्विसेज पेज पे। लेकिन क्या ऐसी कोई फाइल है, क्या services.cshtml करके कोई फाइल है, नहीं, तो मोस्ट प्रोबेबली ये नहीं जाएगा, ठीक है। देखो ये नहीं जा रहा, मत जा रहा है, तो क्योंकि वहां पर S नाम की कोई फाइल है ही नहीं, लेकिन प्राइवेसी नाम की फाइल है, तो इसीलिए प्राइवेसी पेज पे जाएगा। होम पर जा सकते हो आप, और अगर मैं प्राइवेसी पे, अगर इस क्लस्टर वेब पे क्लिक किया जाएगा तो ये भी होम पे जाएगा। तो इसका मतलब यहां पर आप क्या बना सकते हो, एक फुल फ्लेज्ड
वेब ऐप बना सकते हो आप, लेकिन वो किस आर्किटेक्चर पे काम करेगी? मोनोलिथिक आर्किटेक्चर पे। आपका फ्रंट एंड और बैक एंड इसी के अंदर होगा। अब चेक करो, मैं आपको इस तरह से समझाता हूं। नाउ व्हाई आर दीज कॉल्ड एज द रेजर पेजेस? हर एक HTML फाइल के साथ उसकी एक बैकएंड फाइल भी होती है। चेक करो, आप देख रहे हो यहां पर क्या फाइल है? ये index.cshtml.cs एक फाइल है, index.cshtml, दैट्स ओके, वो ये वाली फाइल हो गई index.cshtml। इट्स अ रेजर पेज, है ना, इट्स अ रेजर HTML। एंड देखो इसके साथ एक और फाइल है index.cshtml.cs, यानी कि इसी नाम की एक और फाइल है, लेकिन उसका एक्सटेंशन क्या है? उसका एक्सटेंशन CS है। इसका मतलब ये इसकी एक बैकएंड फाइल हो गई। हर किसी फाइल को देखो, privacy.cshtml उसकी भी अपनी CS फाइल है ना। यहां पर आप देखोगे जो भी पेज आप क्रिएट करोगे, जो भी रेजर पेज आप क्रिएट करोगे, उसका बैकएंड फाइल उसके साथ ही अटैच्ड होता है। चेक करो। और हां, अगर आपको ये अच्छा ना लगे, लाइक ये कौन सा फाइल एक्सप्लोरर अभी मेरे को ओपन है, जो VS कोड का अपना है, अगर आपको यहां से समझ में नहीं आ रहा तो आप सोल्यूशन एक्सप्लोरर को खोलो। सोल्यूशन एक्सप्लोरर में आप चेक करो, वी आर हैविंग दिस पेजेस। चेक करो, यहां पर थोड़ा शॉर्ट में ही दिखाता है, लेकिन चेक करो जरा क्या है यहां पर। privacy.cshtml, इसमें ये एरो दिखा रहा है ना, इसको ऐसे क्लिक करो तो देखो इसकी अपनी CS फाइल है। ठीक है, तो हर किसी CSHTML फाइल के साथ उसका एक अपना CS फाइल भी होता है। जैसे कि यहां पर privacy.cshtml के साथ क्या है? privacy.cshtml.cs। ठीक है, इंडेक्स के साथ index.cshtml.cs। इसी तरह से एरर की भी अपनी CSHTML। इसी को हम बोलते हैं रेजर पेजेस। तो रेजर पेज इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ CSHTML एंड CH फाइल, यानी कि दो फाइल्स को मिलकर बनता है रेजर पेज। ठीक है, कौन कौन सी फाइल को? एक तो CSHTML फाइल और CSHTML.cs फाइल। तो ये दो फाइलें जो है ना, ये क्या बनाती हैं? रेजर पेज। क्या बनाती हैं? रेजर पेज। तो बात समझ में आ गई? ठीक है, तो मैंने पहले वेब डेवलपमेंट ही शुरू कर ली, तो हम पहले वेब डेवलपमेंट ही सीखेंगे, बाद में हम देखेंगे एप्लीकेशंस क्रिएट करना फॉर इसके लिए, मतलब विंडोज़ के लिए या मोबाइल्स के लिए या बाकी, क्योंकि वो थोड़ा सा उसका लर्निंग कर्व बहुत मुश्किल है, उसके लिए आपको बहुत सारी चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। तो आगे आपको समझ, तो इट मीन्स दिस error.cshtml, index.cshtml एंड privacy.cshtml, दीज आर 3 पेजेस। क्या है ये 3 पेजेस है। अच्छा, अब आप ये देखोगे ये क्या है? विव इंपोर्ट्स एंड दिस विव स्टार्ट। देखो ये कुछ नहीं है, इसमें जस्ट लिखा है कि लेआउट इज इक्वल टू लेआउट। हमें इसको बोलना पड़ता है कि दैट लेआउट क्या है, तो हम इसको बोल रहे हैं कि लेआउट इज इक्वल टू लेआउट, यानी कि जो लेआउट फाइल है वो लेआउट है, वो कहीं पे रखी होगी, उसका नाम लेआउट है। ठीक है, इसी तरह से इंपोर्ट्स भी, ये कुछ हेल्पर फाइल्स होती हैं जिसमें लिखा हुआ होता है कि दैट इंपोर्ट कहाँ से कैसे करना है। इन फाइल्स के साथ आपका कोई काम नहीं है, ये डिलीट भी नहीं करनी है। एक्चुअली में 1 2 3 ये 3 फाइल्स है, एरर पेज, इंडेक्स पेज और प्राइवेसी पेज। और मुझे एक बात बताओ, ये एरर पेज, इंडेक्स पेज और प्राइवेसी पेज कहाँ पे चलेगा? ये चलेगा हमेशा layout.cshtml के बीच में, हेडर और फुटर के बीच में, बाय यूजिंग दिस फंक्शन @renderBody। अगर मैं इसको हटा दूं अगर मैं इस कंटेनर को ही हटा दूं, मान लो, चलो इसको कमिट आउट करके रखते हैं, सेव करते हैं। ठीक है, तो चलो देखो एरर में चला गया ऑब्वियसली, क्योंकि यहां पर जो है, यहां पर चलो मैं इसको हटा देता हूं फिलहाल। ठीक है, मैंने हटा दिया। देखो ये क्या चला गया? रेंडर बॉडी हैज नॉट बीन कॉल्ड। सिंपल सी इसने मतलब एरर दे दी कि रेंडर बॉडी कॉल नहीं हुआ है। कहां पर? शेयर्ड layout.cshtml में। तो ठीक है, कहता है कि इसको इग्नोर करने के लिए आप क्या करो? आप इग्नोर बॉडी कॉल करो, यानी कि अगर आप चाहते हो कि ये एरर ना आए तो आप क्या करो? आप इग्नोर बॉडी को कॉल करो। लेकिन मुझे जो है ना, मुझे तो ये करना ही करना है @renderBody। जब मैं ये करूंगा तभी तो वो बीच के पेजेस आ जाएंगे। इट मीन्स आपकी ऐप में नैबर हमेशा होगा, फुटर हमेशा होगा, बीच में। हाँ, बॉडी पता है क्या है? बॉडी नैबर और फुटर को छोड़ के है। ठीक है, नैबर और फुटर को छोड़ के बाकी जो चीजें है ना, वो क्या है? वो बॉडी है। और ये चीजें हम बाकी यहां पर भी करते हैं, है ना। ये जैसे कि हम रिएक्ट में ब्राउजर राउटर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसी तरह हैंडल बार्स में भी हम बॉडी का इस्तेमाल करते हैं। तो ये कीवर्ड्स वहां पर हमेशा मतलब ऐसे ही यूज होंगे। तो समझ गए आप बात को? अब है कि अगर हमें एक और पेज मान लो ऐड करना होगा, लाइक अगर आपको पेज में एक न्यू फाइल, यहां पर मैं लिखता हूं एक नई फाइल, ये मुझे बोलेगा कौन सा फाइल। देखो मैंने क्या किया, मैं पेजेस में गया और मैंने यहां पर क्या किया? न्यू फाइल।
ये बोल रहा है कि कौन सी फाइल चाहिए भाई आपको, तो मैं इसको बोलूंगा कि मुझे एक रेजर पेज चाहिए। क्या चाहिए? रेजर पेज। तो ठीक है, रेजर पेज। बताओ भाई रेजर पेज का क्या नाम रखना चाहते हो? मैं रेजर पेज का नाम रखना चाहता हूं सर्विसेज। ठीक है, सर्विसेज। अब वो लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने खाली पेज का नाम क्या रखा? सर्विसेज। तो जैसे ही मैंने इसको सर्विसेज लिखा तो यहां पर आप देखोगे इस नाम से एक खुद से एक CSS/HTML फाइल क्रिएट हो गई। देखो भाई सर्विसेज। ठीक है, आ गया। और इसकी खुद मैंने एक्सटेंशन साथ नहीं लिखना है, मुझे खाली सर्विसेज लिखना है, तो वो खुद से इसकी क्या बना लेगा? इसकी CS फाइल भी और इसका CSS/HTML फाइल भी। अब चलो यहां पर जाते हैं। सर्विस, इसमें क्या है लिखना हमें? सर्विस। देखो इसमें @page, ये service.html के अंदर ये तो लिखा हुआ है। जरा मैं इसको ऐसे लिखूं, एक H1 लिखता हूं मैं यहां पर। H1 को लिखूंगा मैं दिस इज सर्विसेज पेज। क्या लिखूंगा मैं? दिस इज सर्विसेज पेज। मान लो अभी इतना ही मैंने लिखा, तो दिस इज सर्विसेज पेज। बाकी इसके साथ मुझे कोई काम नहीं है। services.cshtml के साथ मेरा अभी कोई काम नहीं है, मैंने खाली लिखा services.cshtml। मुझे एक बात बताओ, क्या मैं आप सर्विस पे जा सकता हूं? यस। पता है क्यों? और मैंने कहीं पे राउट डिफाइन नहीं किया। इसकी राउटिंग हमेशा याद रखना वो फोल्डर बेस्ड है, फाइल बेस्ड। क्या है? जब तक फाइल नहीं है तब तक आप वो राउट क्रिएट नहीं कर सकते। जैसे कि मैं अभी गया किस राउट पे? /services पे। ये तब तक नहीं चलेगा जब तक ना वहां पर फाइल हो, और वो भी कौन सी फाइल? रेजर फाइल। रेजर फाइल इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ 2 फाइल्स। कौन कौन सी? CSS/HTML और विद CS। तो दिस इज अ सर्विसेज पेज। इस तरह से आप यहां पर पेजेस क्रिएट कर सकते हो। लाइक देखो मैं फिर से दिखाता हूं, अगर हमें पेजेस के अंदर एक और पेज चाहिए, मान लो एक न्यू फाइल, तो कौन सा आपको चाहिए यहां पर आपको रेजर पेज। ठीक है, रेजर पेज में मैं बोलूंगा अबाउट अस। क्या लिखूंगा? अबाउट अस। तो अबाउट अस आप साथ साथ लिखे ऐसे, अबाउट अस। ठीक है, अबाउट अस, स्पेस नहीं डालना। हाँ ना, नाम में स्पेस नहीं डलेगी। ठीक है, तो अबाउट अस, या अगर मैं ऐसे लिखूं अबाउट अस, ऐसे कर सकता हूं मैं। ठीक है, अबाउट अस। हाँ, जब मैंने अबाउट अस कर दिया तो देखो इसने लिखा अबाउट अस। नाम ऐसे रखा करो कि जो मतलब फिर कल को समझ में भी आ गया। या अगर आप अस नहीं रखते, सिंपली रखते अबाउट, तो वो भी चल जाता। अबाउट अस क्यों लिखना था पेज में नाम? ठीक है, तो ठीक है, यहां पर ये भी हो गया। नाउ आई कैन गो टू द शेयर्ड फोल्डर एंड गो टू द layout.cshtml। अब देखो यहां पर क्या है, जो फाइल का नाम है वही राउट है। जो फाइल का नाम है वही राउट है। चेक करो, मुझे हेडर में जाके मान लो अगर मैं यहां पर एक और li कॉपी करके यहां पर क्या लिखूं, मान लो इसको नाम रखा मैंने अबाउट अस। ठीक है, ये तो नाम हो गया, लेकिन यहां पर राउट क्या होगा? वो होगा अबाउट अस, वो ऐसे होगा। ठीक है, आया समझ? तो ठीक है, इसको मतलब सेव किया मैंने। देखो भाई अबाउट अस आ गया यहां पर, तो ये अबाउट अस पेज पे चला गया। अब वहां पर कुछ नहीं, बिकॉज अबाउट अस में अभी हमने कुछ लिखा नहीं, क्योंकि वहां पर कुछ लिखा नहीं। ठीक है, इन चीजों को कभी डिलीट नहीं करना। और हाँ, अबाउट अस पेज में मुझे वो बॉयलर प्लेट कोड की जरूरत नहीं है, मतलब मुझे वो एक्सक्लेमेशन मार के वो एंटर नहीं करना। ठीक है, मुझे ये नहीं चाहिए, क्योंकि पता है ये पहले से डिफाइन हो चुका है शेयर्ड के अंदर। अगर आप देखोगे लेआउट में पहले से ही आपने सारी लिंक्स डाली हुई है। तो इनफैक्ट अगर आपने कोई CSS फाइल, अगर आपने कोई CSS फाइल इसके साथ लिंक करनी हो, तो वो आप कहां पे करोगे? वहां पर लेआउट में ही करनी है। आप समझ रहे हो? यानी कि जितनी भी CSS फाइल्स होंगी, जितनी भी जावास्क्रिप्ट फाइल्स होंगी, अगर आपको वो अपने कोड में चाहिए, आपने वो कहां पर लानी है? यहीं पे। ओके, चलो तो services.cshtml, तो इसमें लिखा दिस इज सर्विसेज पेज। चलो अबाउट अस में भी कुछ लिखते हैं। अबाउट अस में लिखता हूं मैं फॉर एग्जाम्पल, इसमें भी मैं H1 का इस्तेमाल करता हूं। दिस इज अबाउट पेज। ठीक है, अब चेक करो आ गया, दिस इज अबाउट पेज, है ना? तो देखो मैंने कितने पेज बनाए? होम, प्राइवेसी, सर्विसेज एंड अबाउट अस। नया बार पहले से बना के था, फुटर पहले से बना के था, बिकॉज दे आर यूजिंग बूटस्ट्रैप। नाउ एक अच्छी सी UI बनाने के लिए फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड बूटस्ट्रैप। तो कल की जो क्लास होगी, आज मैंने जो क्लास दिखाई ना आपको, ये वाली क्लास थी, ये मोस्टली थी कि फोल्डर कैसे है, मतलब इसमें ये जो हम फोल्डर स्ट्रक्चर हम पढ़ रहे थे आज। तो ठीक है, होप आपको आज की क्लास समझ में आई हो। नाउ यू विल ओपन योर लैपटॉप्स एंड यू विल स्टार्ट डूइंग दिस एंड आई विल बी वॉचिंग।